कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। कर और मित्रों, आज हम लोग आए हैं गोरी को निपटाकर। अब आते हैं कहाँ, गोरी जहाँ जहाँ जीतता गया और जहाँ जहाँ आगे बढ़ता गया उसको लेकर आज हम पूरी कहानी शुरू करते हैं। पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कभी लाइव क्लास हुआ करें, चाहे वो संडे को या जब भी हो, तो कृपया करके उस दिन जरूर प्रेजेंट रहा करें, ताकि अच्छा कुछ आपको जानने को मिलेगा। जो भी टॉपिक संडे को हमने पढ़ाया है उस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपको नेपाल भारत सीमा को विवाद को लेकर बहुत सारे बातें चल रही हैं जो परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए उनको इग्नोर न करें, उसको ध्यान से समझें और उसको तैयार करें। चलिए आज बात करते हैं किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में। नाम सही लग रहा है, गुलाम है। हाँ, हम हैं गुलाम, कहिए गौर से, हम गुलाम हैं। कभी मानसिकता के गुलाम, कभी हम समाज के गुलाम, कभी हम संबंधों के गुलाम। लेकिन आज हम बात करते हैं कुछ और ही गुलामों की, ऐसे ऐसे गुलाम जो लाख बख्श हुए। अरे वाह, दान करने वाले हुए, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए आज का टॉपिक हमारा शुरू कर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में शुरू करते हैं किसको, गुलाम वंश को। और गुलाम वंश कब से कब रहा, 1206 से लेकर 1526। आपको अच्छे से पता है गोरी की मृत्यु 1206 में हुई और गोरी के दो गुलाम थे, एक बख्तियार खिलजी था, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने उसको जब जयचंद के ऊपर आक्रमण हुआ तो उसमें मदद करी थी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी ऐबक ने बाद को ढेर सारी विजयें करी, जिससे खुश होकर जब वापस गोरी जाने लगा तो उसने ऐबक को स्थानीय आधार पर स्थानीय क्षेत्रों में उसको रहने की अनुमति दी, ताकि तुम यहाँ प्रशासन करते रहो। दूसरा, बख्तियार खिलजी को भी छोटी छोटी जागीरें देकर वो वापस चला गया। अब उसकी मृत्यु होने के बाद ऐबक को जो सत्ता मिली, उसके उपभोग से पहले उसको दो चीज बहुत खल रही थी। क्या कि उसके पास तीन चीजें ऐसी थीं जो उसे खल रही। पहली क्या, पहला उसका अपना यहाँ कोई नहीं। दूसरा, क्योंकि रहने वाला यहाँ का था ही नहीं, तुर्कान का था, ये बात करते हैं कौन था, कैसा था। दूसरा, एलदौज आसानी से मानने वाला नहीं है, अभी बात करते हैं कौन है। और बख्तियार खिलजी, अरे भैया, जब एक शासक जाता है तो दूसरा शासक को स्वाभाविक है तकलीफ होती है। जैसा बख्तियार खिलजी गुलाम था वैसा ही ऐबक गुलाम था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐबक को सत्ता देकर गोरी गया। तो इन्हीं सारी कहानियों का आज इंटरेस्टिंग तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। विश्वास है कि इतिहास इसके बाद आपके लिए मजाक हो जाएगी, बस आप सुनते चलिए। चलिए शुरू करते हैं किसके बारे में, ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। आप मैं जो दे रहे हैं मैं आपको स्ट्रक्चर रख करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐबक जो था ये तुर्कान था, एलबारी तुर्क अपने को कहा करता था। वंश इनका आपको अच्छे से पता है, यामनी वंश का था। ये अपने आप को मामलूक वंशी भी कहा करता है। क्या कहता है कि मैं मामलूक वंश से हूँ। मामलूक ऐसे लोग हुआ करते थे जो क्षेत्रीय आधार पर अपने को राजा घोषित कर रखे थे। तो ये ऐबक जो था बड़ा क्रिटिकल टाइप का, बड़ा मस्त टाइप का आदमी था। अब जरा कहानी क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये अपने भाइयों में सबसे छोटा था और छोटा होने के कारण इसको एक बार मेले में सभी जाते हैं और उस मेले में खो जाता है ऐबक। और खोने के बाद इसको निशापुर मार्केट में एक व्यक्ति ले जाकर बेच देता है। किसके बाद, काजी अजीज कुकी के हाथ। किसके हाथ दे देता है, काजी अजीज कुकी के हाथ। और जब वो उसको ले लेता है, जो कि एक संत होता है, तो साधारण जो संत के साथ रहेगा तो अच्छे विचार आएंगे, तो वो संत उसको ले लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो कुकी था वो मिलता है किससे, गोरी से, और गोरी के हाथों बेच देता है किसको, ऐबक को। तो ऐबक जो होता है वो गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि उस समय दासों को खरीदने बेचने का बहुत बड़ा प्रचलन, और जितने दास उतना ही आपकी प्रतिष्ठा। तो गोरी ने खरीद लिया किसको, ऐबक को। अच्छा, क्यों खरीदा ऐबक को, ऐसा क्या था ऐबक में। तो ऐबक जो था वो पुराण बड़े प्यार से गाया जाता था, बड़े सुरीले आवाज में गाता था, इसलिए उसको बड़ा पसंद करता था कौन, गोरी। तो हुआ क्या कि अब गोरी को लेकर आता है कौन, ऐबक को लेकर आता है गोरी अपने भारतीय अभियानों में। और उन्हीं अभियानों में जब उसकी मृत्यु हो जाती है गोरी की, तो अपना उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि उसका अपनी कोई संतान नहीं होती, तो ऐबक को छोड़कर जाता है उत्तराधिकारी के रूप में। और होता क्या है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक, वास्तविक संस्थापक नहीं, ये पहला संस्थापक है। कुछ काम करेगा, कुछ नेकी करेगा, बदी करेगा और इस दुनिया से क्या हो जाएगा, निकल कर चला जाएगा। ये पहला मुस्लिम वंश का भी संस्थापक कहा जाता है कौन, ऐबक को। अब कहानी क्या हुई, उत्तर भारत में जरा इनका देखिए कहाँ से कहाँ शासन था। तो लाहौर से लेकर मुल्तान, सिंध से लेकर
बंगाल तक ही शासन किया किसने, ऐबक ने। लेकिन कभी भी लाहौर छोड़कर वो दिल्ली नहीं आया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो कभी लाहौर छोड़कर दिल्ली नहीं आया और लाहौर को ही अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। अच्छा कहेंगे क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर राजपूत हैं, यहाँ पर गंग शासक है, यहाँ पर राष्ट्रकूट प्रतिहार सब भरे पड़े, कब सनक जाए ठाकुर साहब कोई भरोसा नहीं, आए दिन उनका युद्ध होता रहेगा, इसलिए बेचारा कहाँ बैठा रहा, लाहौर में। दूसरा, एलदौज के डर के मारे भी वो कभी नहीं आया इस बार। क्यों? एलदौज हर बात ताके बैठा, तुम घुसों कूटे, तुम घुसों कूटे, एलदौज के डर के मारे भी नहीं आया। तो इसलिए फिर राजधानी कहाँ बना ली? लाहौर में। बेचारा सीधा साधा टाइप का आदमी था, लेकिन कहते हैं ना जब आप किसी को गुस्साओगे तो कभी ना कभी भड़क ही जाएगा। गोरी ने इतना भड़काया था कि उसने ग्वालियर अभियान किया, उसने अनिलवाड़ जीता, उसने बंगाल जीता, उसने जयचंद को कूटा, ये सारे काम में साथ था ना ऐबक। तो स्वाभाविक है कि वो उकसाने पर आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अब क्या होता है कि ऐबक को जब ये सारे उसको लगा कि ये तीन लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसने रचना रची। सबसे पहली एक गुलाम और था कुबाचा, वो भी सर उठा रहा था आक्रमण करने के ऊपर, किसके ऊपर? ऐबक के ऊपर। तो सबसे पहले क्या किया, कुबाचा से अपनी मुंह बोली बहन की क्या कर दी, शादी। सबसे अच्छा तरीका, जो ज्यादा चिल्ला उसकी शादी कर दो, अपने आप राइट टाइम हो जाता है। क्यों नहीं हो जाता? आप देख लीजिएगा, जैसे ही कुबाचा की शादी कर देगा अपनी बहन से, कुबाचा हो जाएगा रिश्तेदार, अब लड़ाई की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दूसरा, जो एलदौज था जिसकी वजह से बेचारा भागा भागा घूम रहा था, उसकी खुद की पुत्री से स्वयं क्या कर लिया, विवाह। लो भैया हम तुम दामाद हो गए, दामाद को तो तुम मारोगे नहीं। इसके आधार पर जो वैवाहिक संबंधों के द्वारा एलदौज ने, आप याद करिए, मैंने बिंदुसार आपको पढ़ाया था, याद आया? बिंदुसार मैंने पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम, अशोक ने भी यही किया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम आसपास के राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने यही किया। इन लोगों ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर राज्यों का आपस में मिलाने का प्रयास किया। चलो भैया इसने भी क्या गलत किया। अब अगला क्या था, बख्तियार खिलजी इस समय का सबसे सशक्त शासक के रूप में था, जो खल रहा था किसको, ऐबक को। ऐबक को ये लगा कि अगर ऐसा ना हो कि जब ये गंग शासकों को कूट सकता, आपको याद है ना, बंगाल में गया था, लक्ष्मण सेन को ढंग से कूटा था, तो लक्ष्मण सेन को कूटने के, और उसे लगा कि ऐसा ना हो कि नालंदा इसने जलाया, विक्रमशिला इसने जलाया, सब नाश करके रखा था ना, तो ऐबक को लगा ऐसा ना हो कल हम निपटा दें। इसलिए उसने उससे एक समझौता किया कि भैया तुम गजनी में मौज करो और हमको लाहौर मौज करने दो, ना हम तुम्हारे में टांग अड़ाए ना तुम्हारे टांग अड़ाओ। इस प्रकार तीनों संघर्षों को उसने क्या कर दिया, शांत कर। उसके लिए उसको दो काम करने पड़ा, उसे दो संघर्ष उठाने पड़े अभियान। एक एलदौज के खिलाफ अभियान छेड़ना पड़ा और एलदौज को युद्ध में हराता और उससे समझौता करता, बाद में शादी कर लेता उसकी बिटिया से। दूसरा ये बंगाल पर करता है, बंगाल पर अली मर्दान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बंगाल में अली मर्दान नामक एक व्यक्ति शासक था। अली मर्दान को के ऊपर अफगान एक था शेर खान, उसने आक्रमण किया और शेर खान ने अली मर्दान को हत्या कर दी और बंगाल में किसका शासन हो गया, शेर खान का। लेकिन शेर खान को बढ़ता देखिए आप ध्यान रखिए, अगर आप शत्रु आपका बढ़ रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत होगी कि शत्रु के विकास होने से पहले उसका क्या कर देना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए। तो ऐबक को लगा ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, तो उसने तुरंत आक्रमण कर दिया किसके ऊपर। सोचिए लाहौर से आक्रमण करने बंगाल आ रहा, तो अगर उसके बीच में राज्य पहले जीतते नहीं होते तो यहाँ पर आना संभव नहीं था। वो आता है और हत्या किसकी करता है, शेर खान की, और बंगाल पर शासन किसका हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए दोनों अभियान उसके क्या माने जाते हैं, सफल अभियानों के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद वो क्या करता है कि कभी भी अपने जीवन में अपने को सुल्तान घोषित नहीं करता। उसके कार्यकाल को हम तीन रूपों में पढ़ सकते हैं। पहला, जब वो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था किसका, या यूं कहें गुलाम के रूप में काम कर रहा था किसका, गोरी का, तो उसका कार्यकाल था उस समय 1192 से लेकर 1206 के बीच। और दूसरा उसका जो कार्यकाल है वो मलिक और सिपह सलार के रूप में था 1206 से लेकर 1208 के बीच, जब उसने अपने को सिपह सलार कहा गोरी का, और स्वतः कभी भी सुल्तान घोषित अपने आप को नहीं किया। तीसरा था स्वतंत्र शासक के रूप में 1208 से लेकर 1210 के बीच कार्यकाल, इसका डिवाइडेशन। मैं अगर लिख रहे हो तो आपको ऐसे तीन भागों में बांट कर लिखना आसान होगा। अब चलिए कहानी सुनते। कहानी क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात को जीतता है, जब वह अनिलवाड़ को जीतता है, देखिए यहाँ पर अनिलवाड़ है, इन राज्यों को जब जीतता है तो उसके बाद ढेर सारा पैसा आता है, और जब उसे ढेर सारा पैसा आता है तो जनता में बांटना शुरू कर देता है। क्यों? कहता है मैं तो आया हूँ ईश्वर का, क्योंकि संत के हारा था ना, तो कहीं ना कहीं मन में आपको याद होगा कि जो कुकी था वो संत था,
और संत के पास रहेंगे आपको अच्छे गुण मिलेंगे। तो उसके दिमाग में था गरीबों में बांट दो, तो लाखों रुपए क्या कर देता था, दान कर देता था, इसीलिए इसका उपनाम क्या पड़ गया, लाख बख्श। और दूसरा ये हाथियों तक का अपने समाज में क्या कर देता था, दान कर देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसे हातिम गती भी कहा जाता है, इसे कुरान खां भी कहा जाता है। कुरान खां मैंने आपसे कहा था, गोरी इसे इसीलिए पसंद करके लाया था क्योंकि ये कुरान बड़े सुरीले ढंग से गाता था, इसलिए गोरी ने इसे पसंद किया था। दूसरा शरीर से श्रेष्ठ अच्छा था, मजबूत शरीर का था, इसलिए गोरी उसको खरीद कर लाया था। तो इसको पील खां, हातिम गती और कुरान खां, लाख बख्श आदि इसलिए क्योंकि इसकी अच्छाइयाँ इसके अंदर बहुत ज्यादा रही होंगी। लेकिन ये सत्ता का उपयोग बहुत कर नहीं पाया। क्यों? अरे भाई 1206 में बैठा और सॉरी 1200 में बैठा और 1210 में सत्ता सीन हो गया, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती। कैसे होती जरा देखते हैं। एक बार क्या हुआ, जब इसका सत्ता पूरा संभल गई या यूं कहें कि पूरा प्रशासन अच्छे से चलने लगा, उसी दौरान चौगान खेलते समय एक बार चौगान खेला। चौगान क्या है, जो आधुनिक पोलो होता है, आप जानते हैं पोलो जो एक गेम्स होता है, उस गेम का ही आधुनिक रूप पोलो है, पहले इसे चौगान कहा जाता था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद ही इसका जो मकबरा बना वो लाहौर में इसका मकबरा बना दिया गया। तो ये कहानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो उसको बताती है कि एक नेक राजा के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, इसका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब इसने उत्तराधिकारी किसको बनाया, आराम शाह को। और आराम शाह निहायत चिरकुट टाइप का एक अधिकारी। तो उसने क्या किया कि आराम शाह को इल्तुतमिश अपदस्थ कर देता है। कैसे करता है उसकी कहानी अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। आराम शाह की हत्या करता है कौन, इल्तुतमिश, और बैठ जाता है कौन गद्दी में, अगला शासक के रूप में, इल्तुतमिश। तो ये कहानी थी ऐबक के बारे में। अब जरा देखते हैं उसने काम क्या क्या किया। सबसे पहले तो उसने जो काम किया जरा गौर से देखिए। सबसे बुरा काम जो किया वो ये किया कि दक्षिण भारत को छुआ तक नहीं, यानी दक्षिण भारत कभी अभियानों में गया ही नहीं। क्यों? इस नर्मदा नदी के ऊपर ही बना रहा, नीचे आने की कभी उसने हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उसे पता था उस क्षेत्र के बारे में जाना बिना जाने किसी जगह कूद पड़ना अपने पिटाने के लिए ही यानी उचित नहीं था। अब उसने काम क्या किया, सबसे पहले उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहाँ? अजमेर में। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, मैंने आपको बताया था विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था। इन्होंने एक सरस्वती का मंदिर बनवाया था, याद आया। उस सरस्वती मंदिर में ही एक महाविद्यालय की स्थापना करी थी, और उसी महाविद्यालय को तोड़कर उसके बुर्ज जो ऊपर मंदिर के भागते उनको तोड़, कहा जाता है कि सेना जा रही थी युद्ध करने और 2.5 दिन में उन्होंने महल बनाया। खाक बना लीजिएगा, 2.5 दिन में महल नहीं बनाइएगा, झूठ बोल रहे हैं आप। ये विग्रहराज का महाविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, जिसको तोड़कर मंदिर था, जिसमें आपको याद होगा सरस्वती की पहली बार प्रतिमा इन्होंने स्थापित कराई थी। तो उसी को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसके बाद जो सबसे फेमस चीज इसकी थी वो थी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव रखने का श्रेय किसके ऊपर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा, कुतुब मीनार जो बनी है, जो लौ स्तंभ के रूप में कहा जाता है, बहुत मजबूत है। कैसे जरा देखिए, इसके आधार को बनवाया था ऐबक ने, यानी कुतुब मीनार की निर्माण कार्य प्रारंभ कराया ऐबक ने, ध्यान से सुनेगा। और इसके बाद तो जो शासक आएगा इल्तुतमिश, वो दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 मंजिला इमारत कौन बनवाता है, यानी इसको एक को 4 कौन कर देता है, इल्तुतमिश। अब जरा गौर से सोचेंगे, ऐबक इतने महान थे कि 1 मंजिल बनवाया, इल्तुतमिश बहुत महान था, उसने 3 मंजिल बनवाया। आगे देखें, यानी इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई किसने, इल्तुतमिश ने। लेकिन समयांतराल बीता, समय बीता, ये मंजिलें सब टूटने लगी, ध्वस्त होने लगी, तो इनका पुनर्निर्माण कराया और अगली मंजिल बनवा दी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अगर आज आप जाइएगा तो आपको लोग 3 मंजिला ही स्वस्थ रूप में मिली है, बाकी मंजिल क्षतिग्रस्त हो चुकी। इस प्रकार क्वेश्चन क्या पूछेगा, कुतुब मीनार में कितने शासकों ने योगदान दिया, तो आप अच्छे जान लें। एक भैया है ऐबक, दूसरे हैं इल्तुतमिश जो इनका गुलाम था, और अगला है फिरोज शाह तुगलक। कुल मिला के कितने लोग थे, 3 लोगों का योगदान है कुतुब मीनार के निर्माण में। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या रखेगा, भैया चौथा और कौन था जिसने रखा, तो चौथा कोई इसमें नहीं, जो भी होगा उसी को हम रख लेंगे कि ये चौथा नहीं है। तो इस प्रकार किसका निर्माण हो गया, कुतुब मीनार का। इसी के सामने एक मस्जिद बनेगी, जामी मस्जिद, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा कि वो किसी का मकबरा के रूप में निर्मित की जाएगी। बलबन के बारे में बात करेंगे। अगला जो था उसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद क्या है,
कि दिल्ली में 27 जैन मंदिर बने थे, छोटे छोटे बहुत क्षेत्र में फैले थे। उन 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, जो आज बहुत फेमस मस्जिद के रूप में जानी जाती है। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना आराम शाह, जिसकी हत्या कर दी इल्तुतमिश ने, और समाप्त हो जाता है किसका काम, ऐबक का। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का सेवा काल समाप्त हो गया। ये था कहानी किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे किसके बारे में, इसका जो उत्तराधिकारी होगा कौन होगा, इल्तुतमिश। तो अब अगला टॉपिक हम किसका लेकर आएंगे, इल्तुतमिश के बारे में। अब इसका जरा ब्रीफ हिस्ट्री जल्दी से सुन लीजिए और खत्म कर देते हैं। देखिए, इसका गुलाम के रूप में खरीदा जाना और इसका स्वयं गुलाम खरीदना किसको, इल्तुतमिश को, और अपने को समाप्त करके अपने ही गुलाम को शासन देने का काम किसने किया था, ऐबक ने किया था। एक लाइन में अगर आपसे पूछे कि आप सत्ता के रूप में या प्रशासक के रूप में ऐबक को किस रूप में देखते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, वो उदारवादी निरंकुश था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो उदारवादी निरंकुश था। क्यों? क्योंकि वो दृष्टिकोण बहुत अच्छा रखता था। क्यों वो दृष्टिकोण अच्छा रखता था? ना दृष्टिकोण अच्छा होता तो कोई 1 रुपया दान करता है क्या जी? ना कोई अच्छा होता तो उसे कुरान खा कहते क्या, हातिम गति कहते क्या? इसका मतलब है कि वो उदार निरंकुश था। हाँ, ये सही है कि उसका स्वभाव ऐसे क्षेत्रों में रहने के कारण अखड़ हो गया था, जिसके कारण वो नृशंस के रूप में जाना गया। तो ये कहानी थी किसकी, ऐबक की। उम्मीद है आप इसको अच्छे समझे होंगे। इसमें आपको जो परीक्षा के लिए ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले ऐबक का मतलब क्या होता है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या आएगा, इनमें से किसका संघर्ष उससे नहीं हुआ, तो एक कुवाचा से हुआ, एंदौस से हुआ, बख्तियार खिलजी से हुआ, अन्य से नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसने कुवाचा से किस प्रकार अपनी सुरक्षा की या समझौता किया, तो अपनी बहन की शादी करके। एंदौस से कैसे किया, उसकी पुत्री से शादी करके। बख्तियार खिलजी से कैसे किया, समझौता गजनी। ये आप ध्यान रखिए, जब पेपर कठिन बढ़ेगा तो इस तरह पर पूछेगा। इसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हो गई, चौहान के। ये क्वेश्चन का रूप है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया, ऐबक ने। 3 मंजिलें ऊपर कौन बढ़वाया, इल्तुतमिश। अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक। क्या कभी ऐबक दक्षिण की विजय पर गया, तो आप बार मैं इसी में मैं बना देता हूँ कि आप ध्यान रखिए, यहाँ से कुछ किया ही नहीं था, यानी दक्षिण में इसका कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि वहां जाना इनके लिए खतरखाली नहीं था। दूसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, मैंने आपसे अभी बताया, ये 2.5 दिन का वही झोपड़ा जो विग्रहराज बीसल देव ने अपना बनवाया था, क्या संस्कृत विद्यालय, जिसे सरस्वती विद्यालय कहा था हमने, उसको तोड़कर बनवाया था। दूसरा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद वही है, क्वेश्चन पूछेगा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ निर्मित है, दिल्ली में। किसको तोड़कर, 27 जैन मंदिरों को तोड़कर। और लास्ट है, उसका उत्तराधिकारी कौन था, रियल में उत्तराधिकारी तो उसने आराम शाह को घोषित किया था, लेकिन कमजोर शासक होने के कारण इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और अपना स्वयं शासक बन गया, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होगा। ये कहानी थी पूरी किसकी, गुलाब वंश के प्रारंभिक शासक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। जय हिंद।